वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज जो हम पढ़ने वाले हैं, देखिए हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर क्या किया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग ह्यूमन वेलफेयर के लिए किस तरीके से यूज कर सकते हैं वो तरीके हमने देखे। सबसे पहले कि हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हाउस होल्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए कैसे यूज करेंगे। दूसरा हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग इंडस्ट्रियल स्केल पे कैसे यूज कर सकते हैं, एंटीबायोटिक बनाने में, आपके अल्कोहल प्रोडक्शन करने में, या डिफरेंट टाइप के बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए। अब जो हमें बात करनी है, बेटा आप अपना म्यूट कर लीजिए, मुकुल प्लीज म्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ पाएगी। ठीक है, अपना म्यूट कर लीजिए। और जब मैं म्यूट करने, मतलब आपको म्यूट ही रखना है अपना, सब लोगों को पता है ये तो म्यूट रखना होता है। और जब भी आपको कुछ भी अगर पूछना होता है तो उसके लिए आप बाद में पूछ सकते हो मुझसे, या फिर मैं जब माइक निकाल दूंगा तब मेरे आप तक आपकी आवाज मुझ तक आ पाएगी। तो ये सब मत करें ताकि क्लास डिस्टरबेंस ना हो, बेहतर होगा आपके लिए। अब सुनिए आगे की बात। आज मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करने वाला हूं कि माइक्रोब्स को हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए कैसे यूज करेंगे। और ये जो टॉपिक है हमारा कौन से चैप्टर का है, चैप्टर नंबर 10 जो हम लोग कर रहे थे, और उसी को मैं कंटिन्यू करता हूं। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। और आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टॉपिक का नाम है हमारे माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। देखिए सबसे पहले आप एक चीज समझिएगा कि सीवेज क्या होता है। व्हाट इज सीवेज? तो सीवेज जो है हमारा म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर है, जिसको कैरी करने के लिए हमारी जो सीवर लाइन है और ड्रेन्स हैं, और ये जाके मर्ज कर जाती हैं किसमें, रिवर्स में। मुद्दा यहां नहीं है, मसला ये है कि ये जो सीवेज है ये रिच होता है किस चीज के अंदर, इन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके अलावा इसमें हमारे पैथोजेंस होते हैं। एक सीवेज में क्या क्या हो सकता है आप ये सोचिए। आपका हाउस होल्ड किचन वेस्ट, जैसे आप देखिए नॉर्मल लेवल पे सोचना, शुरुआत से बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से समझनी है बात। आपके घर के अंदर किचन का वेस्ट है, आपने बर्तन धोए, पानी ड्रेन में चला गया, उसके बाद आपके जो घर की सीवर लाइन है, मतलब गटर है, वो कहां पे जा रहा है, वो भी नालियों में जा रहा है। उसके अलावा आप क्लोथ्स धोते हो, नहाते हो, उसके अंदर डिटर्जेंट्स यूज करते हो आप, उसके अलावा सोप यूज करते हो, वो सब कहां जा रही है, ड्रेन्स के थ्रू जा रही है। साथ में ये तो मैं हाउस होल्ड की बात कर रहा हूं, इंडस्ट्रियल लेवल पे बात करते हैं। फूड इंडस्ट्रीज चल रही है, डेयरी इंडस्ट्री चल रही है, उसके अलावा आपकी पेस्टिसाइड केमिकल की बनाने की इंडस्ट्री चल रही है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ऑयल एंड ग्रीस तैयार होता है। तो इतनी सारी जगह पे कितना तरीके का वेस्ट, सबको क्या करना पड़ेगा, एक बात सीधी सीधी ये सोचिए, सबको क्या करना पड़ेगा, सबको अपने वेस्ट को कहीं, देखिए डेली बेसिस पे आपको बर्तन भी धोने हैं, फैक्ट्रीज में भी सफाई होनी है, क्योंकि उनको भी अपने फूड की प्रोसेसिंग की क्वालिटी मेंटेन करके रखनी है ताकि वहां पे कंटामिनेशन ना हो, तो वो भी धुलाई कर रहे हैं। और पेस्टिसाइड वाले भी, जो भी हार्मफुल वेस्ट निकल रहा है वो सारा लास्ट में किसके, पहले नालियों के थ्रू छोटे नालों में जाता है, छोटे नाले मर्ज करते हैं बड़े नालों में, और बड़े नाले एक साथ इंटरलिंक होके सबसे लास्ट में एक रिवर के अंदर मर्ज कर जाते हैं। अब रिवर के अंदर मर्ज तो कर गए वो, भाई आपका तो वेस्ट निकल गया, इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है वो भी उन्होंने सोचा कि हाँ हमारा हो गया, हमें तो पैसे कमाने, हमें क्या मतलब। लेकिन जो रिवर्स हैं, रिवर्स की बायोलॉजिकल जो ऑक्सीजन डिमांड होती है दैट इज कॉल्ड, वो बढ़ गई।
और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ने के कारण वहां पे जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म थे उनकी किलिंग स्टार्ट हो गई, दे स्टार्ट डाइंग बिकॉज दे गॉट सफोकेटेड। अब रिवर्स ना रह के गंदा नाला बन गई बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। अब देखते देखते आप सीधा सीधा देखिए, आप कभी दिल्ली जाते होगे तो यमुना रिवर पड़ती है, उससे पहले हिंडन पड़ती है। आपने हिंडन की हालत देखी है? हिंडन एक बहुत अच्छी नदी हुआ करती थी, इसका पुराना नाम हरनंदी नदी है। और ये नदी जो हमारे यहाँ पे गाजियाबाद के अंदर एक मंदिर है, दुधेश्वर नाथ मंदिर, इधर पुराने बस अड्डे से नए बस अड्डे जाओगे, नए बस अड्डे से आप उस तरफ चलेंगे तो वो दुधेश्वर नाथ मंदिर पड़ता है, वहां तक वो नदी थी। आज वो श्रिंक होके एक गंदा सा नाला बन चुकी है, जिसके ऊपर से आप जब क्रॉस करते हो तो अपनी बंद कर लेते हो। क्यों? और क्या होता है, पूरे गाजियाबाद का वेस्ट उस नदी में जाता है। सिमिलरली यमुना नदी एक बहुत ही अच्छी और लेस पॉल्यूटेड रिवर थी। अब क्या हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, दिल्ली का सारा वेस्ट यमुना के अंदर आ रहा है। तो अब वो रिवर को रिवर ना कह के हम नाला कहेंगे। अब उसको ट्रीट कैसे किया जाए, उसको बचाया कैसे जाए? क्यों भाई, वो जो रिवर है, हम नाम के लिए तो यमुना कह रहे हैं, वो बन के तो एक गंदा नाला रह गई वो। तो गवर्नमेंट जो है हमारी, गवर्नमेंट ने एक, हमारी मिनिस्ट्री होती है जैसे MHRD है जो आपकी हेल्थ एजुकेशन डेवलपमेंट, इन सब में अलग अलग के लिए एक मिनिस्ट्री बनाई हुई होती है, हर चीज के लिए इंडस्ट्री बनी हुई है। फाइनेंशियल मिनिस्ट्री अलग बनी हुई है, ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री अलग बनी हुई है, फॉरेन मिनिस्ट्री अलग बनी हुई है। तो सिमिलरली एक मिनिस्ट्री है जो इन सब चीजों के लिए डील करती है एनवायरमेंट और फॉरेस्ट के साथ, तो उसे कहते हैं हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ प्रपोजल दिए और कुछ प्लान्स तैयार किए, और उनके ऊपर उन्होंने संसद में बात करी कि भाई नहीं, ऐसा नहीं होगा। और उस प्लान को नाम दिया गया गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान। अब इस प्लान के अंतर्गत करना क्या था भाई, उन्होंने सारी जितनी इंडस्ट्री चल रही है, इंडस्ट्रियल एरिया में सारी जितनी फैक्ट्रीज हैं, सबको नोटिस दे दिया, चाहे चमड़ा उद्योग हो, किसी भी तरीके का उद्योग, XYZ जो भी वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, कि भाई तुम्हें अगर अपने वेस्ट को नालियों के थ्रू भेजना है तो आप एक काम करेंगे कि अपने पानी को या अपना जो आपके यहाँ पे वाटर रिलीज कर रहे हो उसको ट्रीट करके आप रिलीज करेंगे वाटर बॉडीज में, ऐसे रिलीज नहीं करेंगे। और अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं, इसके लिए भी एक अलग पैनल बैठाया गया जो रेगुलर बेसिस पे इन सब चीजों को चेक करता है कि कौन सी जो इंडस्ट्री है उसका वेस्ट विदाउट ट्रीटमेंट रिलीज हो रहा है। तो उस कंपनी को बोला गया कि तुम्हारी जो फैक्ट्री है उसका लाइसेंस रद्द होगा, तुम्हारा जो बनना है मैन्युफैक्चरिंग, तुम्हारे धंधे को बंद करो। फिर जब तुम एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रख सकते तो तुम मैन्युफैक्चरिंग भी क्यों कर रहे हो? तो फिर उनको बोल दिया कि आप एक काम करो, गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान के अंतर्गत जो जो हमारे पैरामीटर्स हैं उन्हें फॉलो करोगे तो आप काम कर सकते हो, अन्यथा आप रहने दो। तो अब उसके अंदर होगा क्या, हर इंडस्ट्री को अपना एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पड़ेगा। अभी तो पहले सीवेज की बात हो रही है, अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा। बहुत सारी आजकल सेट वो आ गए हैं, नए नए इनिशिएटिव्स आ चुके हैं। तो बहुत सारे जो कंपनीज हैं वो यही काम करती हैं, केवल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाती हैं। तो आप सपोज करो आप एक फैक्ट्री के मालिक हो, तो आपके यहाँ पे वेस्ट जा रहा है, आपको क्या करना पड़ेगा, उस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वाले से जाके बात करनी पड़ेगी कि भाई मेरे को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है। तो आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगवाओगे, वो आएगा और आपकी कंपनी के वेस्ट के लिए जो प्लांट तैयार होगा उसके थ्रू आपका वाटर ट्रीट होगा, और जब ट्रीट होके वाटर रिलीज कर दिया जाएगा तो तब आप काम करोगे। और ऐसा भी होगा कि कभी आप गए भी होगे, दिल्ली बहुत सारे लोग जाते रहते हैं, कभी यमुना बैंक एक मेट्रो स्टेशन पड़ता है, उसका नाम है यमुना बैंक। यमुना बैंक जो मेट्रो स्टेशन आएगा उससे पहले ही यमुना रिवर क्रॉस करनी होती है आपको। तो आप देखोगे, मेट्रो से झांक के देखोगे तो वहां पे ना आपको बहुत बड़े प्लांट्स, बड़े बड़े टावर, कूलर जैसे लगे मिलेंगे बड़े बड़े। वो क्या है, वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। मतलब हो क्या रहा है कि दिल्ली का जो पानी आ रहा है उसी को ट्रीट करके वापस रिसाइकल करके उनको भेज दिया जा रहा है। मतलब उनका ही वेस्ट है, उन्हीं को वापस भेज दिया।
सिमिलरली हमारे गाजियाबाद के अंदर एक सोसाइटी है जिसका नाम है महागुनपुरम। आप मेहरौली एक गांव पड़ता है, गोल्फ लिंक पड़ता है, वहां पे महागुनपुरम है। वहां पे भी उनकी सोसाइटी वालों ने ये काम कर रखा है कि जितने भी बिल्डिंग और टावर्स हैं उनका जो भी वेस्ट आ रहा है उस वेस्ट को ट्रीट करके वापस रिसाइकल करके उसको जो आपके बाथरूम्स के अंदर जो फ्लश होते हैं वहां पे उस पानी की सप्लाई को जोड़ रखा है हर घर में। तो देखिए आप फ्लश करते हो तो फ्लश में तो वाटर यूज करना, आप ट्रीटेड वाटर यूज कर सकते हो। आपको बिल्कुल क्लीन वाटर डिस्टिल्ड थोड़ी चाहिए कि भाई मैं फ्लश के अंदर भी डिस्टिल्ड वाटर ही फ्लश करूंगा। तो इससे पानी का भी कंजर्वेशन हो रहा है और वो जो गंदा पानी जाता आपका ग्राउंड लेवल वाटर है। ग्राउंड लेवल वाटर कैसे बनता है? अरे यही तो पानी लीच करके नीचे जाता है और ग्राउंड लेवल वाटर बनता है। तो वहां पे क्या होगा, वाटर बॉर्न डिजीज पैदा होंगे या नहीं होंगे? तो ये तो मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट की बात कर रहा हूं कि क्या इसके इंपैक्ट्स होंगे। और एक्वेटिक लाइफ जो है वो अफेक्ट करेगी, ग्राउंड लेवल वाटर अफेक्ट करेगा, पॉल्यूशन होगा, वहां पे स्टिंकिंग वो जो जो एरिया है वहां पे बहुत ज्यादा स्मेल आएगी और पॉल्यूट एनवायरनमेंट रहेगा ही रहेगा। तो कुल मिला के ये सारे नेगेटिव साइड इफेक्ट हैं अगर हम लोग सीवेज को प्रॉपरली ट्रीट करके नहीं भेजते हैं तो। और वो जो रिवर है वो एक एक्सटिंक्शन की कगार पे चली जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, उन रिवर्स को बचाना है। और रिवर्स को बचाने के लिए हमें क्या करना है, एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना होगा। अभी उसकी मैंने बात नहीं कही है, अभी मैं एक सीवेज की बात कर रहा हूँ। अब ध्यान से समझिएगा, अब समझ में आ जाएगी सारी बात। तो मैंने क्या बोला, सीवेज क्या है, एक म्युनिसिपल वेस्ट वाटर है जिसके अंदर क्या होते हैं हमारे, जिसको कैरी करने के लिए सीवर और ड्रेन्स है और ये जाके मर्ज कर जाएंगे किसमें, रिवर्स के अंदर। और ये रिच होते हैं किसमें, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, और इसके अंदर हमारे हार्मफुल पैथोजेंस होते हैं। अब ये पैथोजेंस हमारे वाटर बॉर्न डिजीजेस को पैदा करेंगे, वाटर बॉर्न डिजीजेस होंगे इनकी वजह से। और उसके अलावा हमारे इंडस्ट्रियल वेस्ट होगा। इंडस्ट्रियल वेस्ट में कई तरीके के वेस्ट हो सकते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर ग्रीस और ऑयल का वेस्ट होगा। लॉन्ड्री इंडस्ट्री है, वहां पे डिटर्जेंट का वेस्ट होगा। और डिटर्जेंट तो हर घर में यूज हो रहा है, तो सारा वेस्ट तो कहां जाएगा, फाइनली रिवर में ही तो जा रहा है हमारा। उसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा भी है, ह्यूमन फीसेस, उसके अलावा यूरिन, सारी चीज तो वहीं पे जा रही है। तो वो क्या कर रहा है, जाके पॉल्यूट ही तो कर रहा है रिवर को। तो हमें क्या करना है, इन वाटर को, इस सीवेज वाटर को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना के, इसे शॉर्ट में एसटीपी कहेंगे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा के हमें इस वाटर को क्या करना है, लेस पॉल्यूटिंग बनाना है। क्या करना है, लेस पॉल्यूटिंग बनाना है। तो हम ये काम करते हैं। मेन मुद्दा समझ में आ गया, हम सीवेज ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हैं। अभी तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, अभी असली मसला शुरू होगा। तो क्या क्या हमने अभी तक पढ़ा कि सीवेज ये था, इस चीज में रिच था, हर तरीके के वेस्ट उसमें है, और हमारा इसको ट्रीट करने के लिए हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे। अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होगा क्या और कैसे काम करेगा, तो बड़े ध्यान से आपको एक एक बात मेरी समझनी है, देखिएगा। देखिए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, भाई इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर वाटर को दो तरीके से ट्रीट किया जाता है। सबसे पहला तरीका है इसका, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट।
और इसी को फिजिकल ट्रीटमेंट भी कह देते हैं। और दूसरा वाला जो ट्रीटमेंट का मेथड है उसे कहते हैं हम लोग बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, और बायोलॉजिकल बाद में लिखना सेकेंडरी ट्रीटमेंट या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। देखिए होगा क्या कि ये पानी नाला आ रहा है इधर से, ये सीवेज वाटर है भाई जो यहां से बहता हुआ आ रहा है इस डायरेक्शन में। अब एक बात बताइए, ये है क्या सीवेज वाटर, ये बहता हुआ आ रहा है इस तरफ। तो एक सीधी सीधी सी बात है, आप एक बात बताइए मुझे, सीवेज वाटर में केवल ये पानी रहेगा या फिर कुछ और भी हो सकता है? भाई उड़ती हुई लीव गई पानी में गिर गई, वो भी बहती जा रही है पानी के साथ। पॉलीथीन बैग्स हैं, कितने हैं पॉली बैग्स, और पॉलीथीन से तो हमारे कंट्री का पूरा वर्ल्ड ही पॉल्यूटेड है प्लास्टिक वेस्ट से, वो भी पानी में चला गया, जा रहा है। कोई लीव गिरी, वो गिर गई, पॉलीथीन गिर गई, किसी के कपड़े बह गए पानी में, हो जाता है ना कभी कभी। जो यहाँ पे जो नहीं, जिनके सिंक होल ज्यादा बड़े हैं, कभी कभार कुछ वो चला गया, बच्चे बॉल खेल रहे हैं वो चली गई गटर में, वो भी जा रही है। हर तरीके का वेस्ट है जो पानी के थ्रू पहुंचता है या वाटर लेके कैरी करके लेके जाता है। तो वो जो वेस्ट होंगे उन सबको सबसे पहले क्या किया जाएगा, यहाँ पे एक जाल लगा देंगे, उसे कहते हैं जाल को इंग्लिश में क्या, वायर मैश। तो यहाँ पे लगा दिया हमने क्या, एक वायर मैश। तो वायर मैश क्या करेगा, जैसे लीव्स हो गई, बड़े बड़े पॉली बैग्स हो गए, स्टेम हो गई, ठीक है, क्लोथ्स हो गए, इन सब चीजों को जो है ये जाल यहीं पे रोक लेगा। ये क्या लगाया मैंने, इसे कह रहा हूं मैं वायर मैश। इसके अंदर क्या हो गया, ये जो यहाँ पे रुक गया, जो भी बड़ा पार्टिकल कूड़ा कचरा था जो यहाँ पे रुक गया, इसे मैं क्या कहूंगा, डेब्राई। इंग्लिश में लिखते हैं इसे डेब्रिस, लेकिन बोलते क्या है, डेब्राई। आप डेब्राई ही बोलेंगे, डेब्रिस नहीं बोलेंगे, डेब्रिस लिखा जाता है इसे। अब ये पानी आगे बढ़ा, ये पानी आगे बढ़ गया, तो ये जो पानी आगे बढ़ा इसके अंदर अभी भी छोटे सॉइल के पार्टिकल्स और छोटे छोटे स्टोन के पार्टिकल्स और डिसॉल्व्ड फॉर्म में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो तो है ही है। वो तो ये जाल नहीं रोक पाएगा, जाल तो बड़े पार्टिकल्स को ही रोकेगा, सॉइल वॉइल को तो नहीं रोक सकता, इतना बड़ा, इतने पोर साइज तो इतना छोटा है नहीं, तो बड़ा जाल होता है, बड़े बड़े उसमें वो होते हैं, जो बड़े पार्टिकल हैं वो तो रुक जाएंगे, छोटे पार्टिकल्स तो नहीं रुक सकते। जो डिसॉल्व्ड सॉइल है, छोटे स्टोन पेबल्स हैं, या उसके अलावा जो आपके डिसॉल्व फॉर्म में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो सब तो यहाँ पे नहीं रुक सकते। तो उनको कैसे क्या किया जाएगा, तो उनके लिए यहाँ पे ये मैं थोड़ा सा इस वायर मैश को यहाँ लिख दे रहा हूं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक सेडिमेंटेशन टैंक लेंगे। क्या लेंगे जी, सेडिमेंटेशन टैंक। अब मेरा टैंक हो गया थोड़ा टेढ़ा, मैं इसको सीधा कर लेता हूं, ठीक है जी, टेढ़ा ही बनेगा, अब क्या करूं, मेरा हाथ ही नहीं चल रहा, स्पेस ही नहीं है इधर इतना। तो ये हो गया हमारा सेडिमेंटेशन टैंक। तो इसमें क्या करेंगे, ये जो पानी आया इसको यहाँ पे भेज दिया जी, जो सीवेज वाटर था, और इसके अंदर से जो सॉइल वॉइल है और जो छोटे मोटे स्टोन है वो सब नीचे बैठ गए, सेडिमेंट हो गए। ये सब क्या हो गए, जो सॉइल एंड स्टोन पेबल्स पेबल्स बोले जाते हैं, छोटे छोटे जो टूटे हुए स्टोन के टुकड़े होते हैं उन्हें पेबल्स कहते हैं हम। तो अब क्या होगा, पानी ऊपर रह गया, ये पानी ऊपर रह गया, तो ये जो नीचे बैठ गई गाद इसकी, मतलब देसी भाषा में से गाद कहते हैं एक्चुअली, जो सॉइल वॉइल होती है या पेबल होते हैं। अब ये जो नीचे बैठ गया इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे प्राइमरी स्लज,
जो नीचे बैठ गया इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे प्राइमरी स्लज, प्राइमरी स्लज जो नीचे बैठ गया। और जो पानी ऊपर रह गया इसे कहेंगे क्या, प्राइमरी इफ्लुएंट। क्या कहेंगे, प्राइमरी इफ्लुएंट। प्राइमरी स्लज वो हुआ जो नीचे बैठ गई थी, सॉइल हो गया या पेबल्स हो गए, वो प्राइमरी स्लज था ये। और प्राइमरी इफ्लुएंट क्या था, जो रिमेनिंग जो वाटर बचा है। अब लेकिन अब इसके अंदर अभी भी हमारे डिसॉल्व्ड फॉर्म में, यहां पे अभी भी डिसॉल्व्ड कंपाउंड्स हैं जो अभी खत्म नहीं हुए, जिन्हें खत्म करना जरूरी है, तो उसको आगे ट्रीट किया जाएगा। पहले ये सुन लो कि प्राइमरी स्लज का क्या करेंगे। भाई इस प्राइमरी स्लज को आप लैंड फिलिंग करने के लिए यूज कर सकते हो, लैंड फिल्स करने के लिए, जहां से गड्ढे वड्ढे होते हैं। अरे मिट्टी तो है, आप उस मिट्टी को यूज करो, उस गड्ढे में डाल दो, जो गड्ढे बराबर हो जाएंगे। जैसे कहीं प्लॉट व्लॉट में भराव नहीं करवाते हो आप, लैंड फिल्स ही तो करते हो वो, तो इस मिट्टी को आप यूज कर सकते हो, वेस्ट नहीं जाएगी। उसके अलावा ये जो प्राइमरी इफ्लुएंट है इसको आगे बढ़ा दिया जी, प्राइमरी इफ्लुएंट आगे बढ़ गया। तो यहां तक जो मामला हुआ ये था क्या, प्राइमरी ट्रीटमेंट। यहां तक अभी तक जो भी कुछ हुआ ये प्राइमरी ट्रीटमेंट था, इसीलिए इसको क्या कह रहा हूं मैं, फिजिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि यहां पे हमने इसमें फिजिकली इस काम को किया है। अब कह रहा हूं सेकेंडरी ट्रीटमेंट, यहां से आगे होगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट, कह रहा हूं इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। क्यों, अब मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद लेने वाला हूं। क्या मदद लेने वाला हूं, देखिए ये पानी आगे बढ़ गया, ये बढ़ गया आगे, इसमें आ नहीं पाएगा पूरा फ्लो चार्ट, कोशिश करूंगा फिट कर लूं। यहां पे इसको मैंने भेज दिया पानी को एक एरिएशन टैंक के अंदर, किसके अंदर, एरिएशन टैंक। ठीक है जी, ये जो एरिएशन टैंक है यहां पे ये पानी अंदर आ गया, ये पानी आ गया अंदर। अब यहां पे कुछ हम एरोबिक बैक्टीरिया यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, एरोबिक बैक्टीरिया। अब इन एरोबिक बैक्टीरिया की मदद से हम क्या करेंगे, ये जो डिसॉल्व फॉर्म में इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ना भाई, इन सब को खत्म करवाएंगे। मतलब ये डाइजेस्ट कर लेंगे इसके अंदर जो भी हमारा डिसॉल्व फॉर्म में न्यूट्रिएंट है। तो ये एरोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, कंज्यूम ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसकी वजह से जब कंज्यूम हो जाएगा सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड तो इसकी क्या हो जाएगी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी, बीओडी भी रिड्यूस हो जाएगी, बीओडी भी रिड्यूस हो जाएगी। देखिए बीओडी का और पॉल्यूशन का क्या रिलेशन है, 10th क्लास में आप पढ़ के आए हो, अभी दोबारा फिर बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। भाई ये जो बीओडी है इसका मतलब है क्या, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इट इज द amount of oxygen required by microorganism to decompose organic matter present in water। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितने अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए कि वो डिकम्पोज कर पाए ऑर्गेनिक कंपाउंड जो वाटर के अंदर मौजूद हैं, उसे कहते हैं बीओडी। तो अब अगर ऑर्गेनिक मैटर पानी के अंदर ज्यादा है तो ज्यादा ही माइक्रोब चाहिए, और ज्यादा माइक्रोब चाहिए तो ये है एरोबिक माइक्रोब्स। तो एरोबिक माइक्रोब्स को ज्यादा ही ऑक्सीजन चाहिए, और जब ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो वो क्या करेंगे, जो डिसॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन है उसको तो ये माइक्रोब यूज कर ले रहे हैं। जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं जैसे फिशेज हैं वो किस चीज को यूज करेंगी, तो वो सफोकेट कर जाएंगी, और जब वो सफोकेट करेंगी तो उनकी भी डेथ होगी। और ज्यादा जब वो डिकम्पोज होनी शुरू हो जाएंगी, देखो मरने के बाद तो वो ऐसा होगा नहीं कि वो क्या नाम है अपने आप ही विलुप्त हो जाए वहां से, मरने के बाद वो भी सड़ेंगी उस पानी के अंदर पड़ी हुई।
जब वो उनका डिकम्पोजिशन चालू होगा तो उनमें से भी जो न्यूट्रिएंट्स है, फ्री न्यूट्रिएंट्स वाटर में रिलीज होंगे, वो और ज्यादा रिच कर देंगे उस पानी को। तो कुल मिला के क्या होगा कि पानी आपका पॉल्यूटेड होता चला जाएगा, आपको उस पानी में से स्मेल आने लग जाएगी, बदबू आने लग जाएगी, इतना ज्यादा वहां पे सड़ जाएगा वो। ठीक है, तो हमें क्या कर दिया हमने, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एरोबिक बैक्टीरिया से इसके अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे उसको कंज्यूम करवा दिया। तो अब क्या हो गया, इसकी बीओडी कम हो गई, मतलब इसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर था वो खत्म कर दिया हमने, क्योंकि उनको इस बैक्टीरिया ने खा लिया। अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया ना फ्लॉक्स बना लेते हैं, मतलब ग्रुप बना लेते हैं, कुछ फंगस के साथ मिलके ये फ्लॉक्स बन जाते हैं। ये गोल गोल बनाए मैंने, क्या है ना, क्या कह रहा हूं, फ्लॉक्स। ये फ्लॉक्स क्या है, हमारे फंजाई प्लस बैक्टीरिया, ये बन गए कौन, फ्लॉक्स। ठीक है जी। अब ये फ्लॉक्स को क्या करना है और इस पानी का क्या करना है वो भी समझेंगे हम। तो फ्लॉक्स समझ में आ गया, फ्लॉक्स में जो फंजाई और बैक्टीरिया का एक नेटवर्क है, ये जो बने हुए, और इन्होंने बैक्टीरियाज ने ही इसके अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको खत्म कर डाला है, खा गया। अब ये पानी को आगे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे हम, आगे बढ़ाएंगे। अब इसको क्या करेंगे, फ्लॉक्स को, इसको कह देंगे हम लोग, इसे मैंने क्या कहा था, एरिएशन टैंक। ठीक है जी। अब क्या करूंगा, इन फ्लॉक्स को मुझे अलग करना है इस पानी से, तो मैं यहां पे क्या बनाऊंगा या क्या लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा एक सेटलिंग टैंक। क्या, सेटलिंग टैंक। तो जी मैंने ये सेटलिंग टैंक लगाया या बनाया, तो क्या होगा, क्या होगा कि ये जितने भी फ्लॉक्स हैं ये सब नीचे बैठने लग जाएंगे, ये फ्लॉक्स सारे नीचे आ गए, सेटल हो गए जितने थे। अब ये जो नीचे सेटल हो गए, इसी तरीके से यहां भी कुछ सेटल हुआ था, इसे मैंने क्या कहा था, प्राइमरी स्लज। अब यहां जो नीचे सेटल हुआ है इसे मैं क्या कहूंगा, एक्टिवेटेड स्लज। क्या कहूंगा, एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है। अब ये जो एक्टिवेटेड स्लज मैंने यहां पे लिया है, इसमें से कुछ बैक्टीरियाज को वापस यहां पे डाल दूंगा। आप कहोगे कि यार ये क्यों किया आपने, वापस डाल दिया इसके अंदर, ये क्या करना चाहा आपने। एक बात बताइए, ये एक टाइम का तो प्रोसेस है नहीं, मतलब एक बार आपने ट्रीटमेंट कर लिया, बात खत्म। डेली वेस्ट प्रोड्यूस होगा, डेली ट्रीटमेंट करना है, तो बार बार बैक्टीरिया कहां से लाओगे आप, बार बार बैक्टीरिया कहां से लाओगे। तो ऐसे ही जब आप मार्केट से एक बार दही खरीद के ले आते हो, तो बार बार उस दही से दही और बना सकते हो, घर पे नहीं बना सकते, बनाते हैं ना हम लोग। लैक्टोबैसिलस जो है उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, एक बार कर्ड ले आओ, तो एक बार पहले हम बैक्टीरिया ले आए थे, अब वही बैक्टीरिया हमारे पास ही फ्लॉक्स की फॉर्म में है, तो इसमें से थोड़ा थोड़ा जब भी पानी आता चला जाए उसके अंदर मैं डालता चला जाऊं, यहां से आता चला जाए वापस, आगे से पानी आ रहा है, ये फ्लॉक्स बन रहे हैं, फ्लॉक्स में से कुछ निकाल रहा हूं फिर डाल रहा हूं, फ्लॉक्स में से कुछ फिर आगे बढ़ रहे हैं, फिर फ्लॉक्स सेटल हो रहे हैं, फिर कुछ निकाल रहा हूं फिर डाल रहा हूं। तो जो चीज थोड़ी कम अमाउंट में निकाल के डाली जाती है, जैसे मैंने बताया था आपको, कर्ड में से थोड़ा सा पार्ट कर्ड का निकाल के फ्रेश मिल्क में मिलाते हैं, तो उस कर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, इनोकुलम कहते हैं। जो थोड़ा सा कर्ड आपने पुरानी कर्ड में से लिया है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इनोकुलम। तो यहाँ पे भी जो मैंने यहाँ से थोड़े से फ्लॉक्स को लेके वापस इसमें डाला है, इसके मैं क्या कहूंगा, इनोकुलम। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, इनोकुलम ले लिया। और इनोकुलम क्यों लिया, ताकि आगे से जो पानी आता चला जाएगा, ऐसा तो नहीं है वन टाइम प्रोसेस है, ये तो लाइफ टाइम आना है पानी, अब आता ही रहना है ये, तो ये बार बार ट्रीट होते रहना है। तो इसको मैं क्या करूंगा, इन्हीं बैक्टीरिया को दोबारा रीयूज करता रहूंगा। लेकिन पूरे तो रीयूज हुए नहीं, इसमें से तो मैंने थोड़ा सा हिस्सा लिया है ना इन बैक्टीरिया का, बचे होंगे बहुत सारे अभी फ्लॉक्स, उन्हें भी खत्म करना है। तो उनको खत्म करने के लिए इन्हें एक और टैंक में भेजूंगा, एक और टैंक के अंदर भेजूंगा। उस टैंक में भेजने से पहले जो इसके ऊपर पानी बचा है उसको, उसकी बात और कर लेते हैं। ये सेटल हुआ तो ऊपर पानी बचा है, जैसे यहाँ पे एक बात बताओ, प्राइमरी स्लज नीचे था तो बचा क्या था, प्राइमरी इफ्लुएंट
प्राइमरी इफ्लुएंट पानी बचा था ना, तो इस पानी को हमने आगे बढ़ाया था। तो सिमिलरली यहां पे भी जब ये सेटल डाउन हो गए तो ऊपर जो बचा उसे मैं क्या कहूंगा, इसे मैं क्या कहूंगा, सेकेंडरी इफ्लुएंट। और सेकेंडरी इफ्लुएंट को क्या करूंगा, रिलीज कर दूंगा वाटर बॉडीज के अंदर। मतलब अब ये लेस पॉल्यूटिंग वाटर है, अब ये पानी के अंदर रिलीज भी कर दो तो वहां पे हार्म नहीं करेगा। इस पानी को आप एग्रीकल्चर के अंदर भी यूज कर सकते हो, खेतों में पानी देने के लिए। आप इनसे क्लोथ्स भी धो सकते हो, इन्हें आप अपने वॉशरूम के अंदर यूज कर सकते हो। वहां पीने लायक ये पानी नहीं होगा, इसको फर्दर और ट्रीट करके आप पीने लायक बना सकते हो, लेकिन हाँ ये बहुत सारे मल्टीपर्पज यूज में आने वाला पानी है। अब ये जो बचे हुए नीचे फ्लॉक्स हैं, थोड़ा सा तो निकाल के वापस इसमें डाल दिया एक्टिवेटेड स्लज का। अब इनको क्या करेंगे हम लोग, खत्म करने के लिए, इनको खत्म करने के लिए ऐसा किया जाएगा, ऐसा किया जाएगा कि एक हमारा होता है जिसे कहते हैं स्लज डाइजेस्टर, उसे कह रहा हूं एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, स्लज डाइजेस्टर। इस एक्टिवेटेड स्लज को लेंगे और इस स्लज डाइजेस्टर के अंदर ट्रांसफर कर दिया। अब ये फ्लॉक्स है हमारे। अब यहां पे मैं क्या लूंगा, मैं यहां पे कुछ एनएरोबिक या एनएरोबिक ना कह के हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया कह रहा हूं, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया कौन होते हैं भाई, जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो, जो दूसरों को खाते हो, वही हेट्रोट्रॉप्स है। तो ये क्या करेंगे हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, इनको जो एरोबिक बैक्टीरियाज का ये ग्रुप है, झुंड है, इन सब को खा जाएंगे। और इनको खा के ये क्या करेंगे, यहाँ पे एक गैस भी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि ये एक एनएरोबिक प्रोसेस है। तो एनएरोबिक प्रोसेस में यहाँ पे बहुत सारी जो है गैसेस प्रोड्यूस होंगी, जैसे एक मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड टाइप की, और हाइड्रोजन H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड टाइप की। आप इन गैसेस को एज अ बायोगैस भी यूज कर सकते हो, आप इन्हें बायोगैस के तौर पे यूज कर सकते हो, कुकिंग के तौर पे या लाइटनिंग करने के लिए कई जगह इसको यूज किया जा सकता है। तो आप देखो आपने कितने सारे काम इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से किए। आपने एक तो पानी को पॉल्यूट होने से बचाया, रिवर्स की लाइफ को बचाया, रिवर्स के अंदर एक्वेटिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सॉरी जो हमारे एक्वेटिक फिशेस हैं या बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, ऐसे फिशेस के अलावा तो प्रॉन्स भी रहते हैं, लॉबस्टर्स भी रहते हैं, क्रैब्स भी रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे रहते हैं जो आपके वाटर के अंदर रहेंगे। उन सबको मरने से बचाया, साथ साथ में आपने अपनी ग्राउंड लेवल वाटर को पॉल्यूट होने से बचाया, आपने जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा था उसको कम किया, साथ साथ में वाटर बॉर्न डिजीज नहीं होंगे, और इस पानी को आप रीयूज कर सकते हो, सबसे बड़ी बात है। और रीयूज करने के साथ साथ यहाँ पे बायोगैस का भी प्रोडक्शन किया। तो देखिए कितना एडवांटेजियस प्रोसेस है ये। और आपको एक चीज और बता देता हूं, इस अर्थ के ऊपर लगभग जो पानी पीने योग्य है वो 1 या 2% ही है। लगभग पानी हमारा सॉल्ट वाटर है जो पीने लायक नहीं होता, जिसे हम नहीं पी सकते। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर हम लोग पीने वाले पानी को जो दूसरे प्रोसेस है, अरे इस पानी को आप अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में मशीनों को धोने के लिए यूज कर सकते हो, आप क्यों भेज रहे हो, अरे वापस इसको यूज करो। आप अपने जो, मैं फूड इंडस्ट्रीज की तो बात नहीं कर रहा, लेकिन जहां पे बड़े बड़े जो मशीन्स हैं उन्हें वॉश किया जाता है, उस सब में तो इस पानी को यूज किया जा सकता है। क्या कम समस्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप फ्रेश वाटर को जमीन से निकाल लो और उससे धुलाई कर रहे हो, तो ये तो गलत है ना। आप ग्राउंड लेवल वाटर को एक बार मैं फिर से और रिपीट कर दे रहा हूं पूरे प्रोसेस को, फिर से अंडरस्टैंडिंग के लिए। हम लोगों ने क्या किया, सीवेज के वाटर को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू ट्रीट करने की कोशिश की। अब इसमें कोशिश में क्या किया गया, इसको सीवेज ट्रीटमेंट को हमने 2 हिस्सों में बांटा हुआ है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, फिजिकल ट्रीटमेंट करेंगे। यहां से सीवेज वाटर आ रहा है,
उसके अंदर जो बड़े बड़े हमारे वेस्ट हैं जो पानी के अंदर चले जाते हैं, जैसे मैंने पॉली बैग्स है या फिर क्लोथ्स हैं या फिर आपके स्टेम ट्विग्स हैं, सारी चीजें उनको यहाँ पे एक वायर मैश लगा के उस डेबराई, इसको क्या कहा मैंने, डेबराई कहा, इस डेबराई को मैंने यहाँ से रोक लिया और रोकने के बाद ये पानी आगे बढ़ा। तो इसके अंदर जो डिजोल्व्ड हमारे सॉइल थी और पेबल्स थे उन सबको क्या किया गया, यहाँ पे एक सेटलिंग टैंक में या सेडिमेंटेशन टैंक मैंने बोला यहाँ पे, इस सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर इसको मैंने सेडिमेंट करवा दिया। तो नीचे जो हमारी मिट्टी और वो थे स्टोन से वो सब नीचे सेटल डाउन हो गए। अब जो नीचे सेटल डाउन हुआ है सारा मटेरियल, इसे मैंने क्या कहा, इसे मैंने कहा प्राइमरी स्लज, इसे क्या कहा, प्राइमरी स्लज। और जो ऊपर इसके पानी रह गया उसे मैंने क्या कहा, प्राइमरी इफ्लुएंट। क्या कहा, इसके जो ऊपर पानी रह गया दैट इज कॉल्ड प्राइमरी इफ्लुएंट। अब प्राइमरी स्लज को हम लोग लैंडफिल्स के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, लैंड फिलिंग में ये यूज हो सकता है जहां पे बड़े बड़े गड्ढे हैं। डेली आपका सपोज करो कितना सारा जो है पानी, ये सॉइल और पेबल्स इकट्ठे होते चले जाएंगे, आप पूरी सिटी का पानी, और बड़ा आपने अगर लगा रखा हो ट्रीटमेंट प्लांट तो आपके पास कई सौ किलो ये इकट्ठा हो जाएगा। तो आप उसको यूज कर सकते हो ना, आप उसको वेस्ट क्यों ऐसे फेंक के आ रहे हो, आप उसको लैंड फिलिंग में यूज करो या उसे बेच दो, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये जो ऊपर पानी है जिसे मैं कह रहा हूं प्राइमरी इफ्लुएंट, इस प्राइमरी इफ्लुएंट को आगे बढ़ाया जाएगा। आगे बढ़ाया जाएगा किसके लिए, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को मैंने क्या कहा है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहा है, ठीक है जी। यहां पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक एरिएशन टैंक के अंदर कुछ एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके इसके अंदर जो भी डिजॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स हैं उन सबको कंज्यूम करवा दूंगा, और कंज्यूम करवा के इस पानी की क्या करूंगा, इसको लेस पॉल्यूटिंग बना दूंगा, या इसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को कम कर दूंगा, या इसके ऑर्गेनिक मैटर जो इसके अंदर है उन्हें खत्म करवा दूंगा विद द हेल्प ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, ये उन सबको कंज्यूम कर डालेंगे। अब क्या होगा, अब ये जो हमारे बैक्टीरिया थे ये फंगस के साथ मिलके इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है। इन्हें हम लोग नेटवर्क को हम लोग कहते हैं क्या, फ्लॉक्स। तो अब इन फ्लॉक्स को अलग करना है इस पानी से, तो हम क्या करेंगे, इसको एक सेटलिंग टैंक के अंदर भेजेंगे। सेटलिंग टैंक में क्या होगा, यहाँ पे ये जो फ्लॉक्स हैं ये नीचे सेडिमेंट डाउन हो जाएंगे, और जो पानी है ऊपर बचा हुआ उसे मैंने क्या कहा, सेकेंडरी इफ्लुएंट। सेकेंडरी इफ्लुएंट को मैं क्या करूंगा, मैं वाटर बॉडीज में रिलीज कर दूंगा, लेकिन अभी भी हमारे फ्लॉक्स बचे हैं, तो इन फ्लॉक्स को मैं क्या कहूंगा, जो नीचे सेटल डाउन हुआ है, एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, ये लिखा हुआ एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, इसके अंदर इन फ्लॉक्स को डालूंगा और कुछ हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया आके इनके ऊपर फीड करेंगे। मतलब हेट्रोट्रोपिक दूसरे बैक्टीरिया है और ये है हमारे एरोबिक बैक्टीरिया जो फ्लॉक्स के अंदर थे, उनको ये खा जाएंगे और गैस का प्रोडक्शन करेंगे, और उस गैस को आप बायोगैस के तौर पे यूज कर सकते हो। आ रही है बात समझ में। और ये सब किया किसने, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट, या आप कह सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ठीक है। और उन्होंने कौन से एक्ट निकाले हैं, यमुना एक्शन प्लान और गंगा एक्शन प्लान, उसके अंतर्गत ये सब काम किया जाना है। आगे बात समझ में। अब इसके बारे में लिख लीजिए थोड़ा सा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो मैं बता रहा हूं इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। तो सबसे पहली डेफिनेशन आप लिखेंगे कि सीवेज इज म्युनिसिपल वेस्ट वाटर that is carried away in sewers and drains next point लिखेंगे, it includes both liquid and solid waste, it include both liquid and solid waste, कॉमा करके लिखेंगे, rich in organic and microorganism, rich in organic compound लिखना, rich in organic compound and microorganisms. Next point, many of these microbes are pathogenic. Many of these microbes are pathogenic
and can cause several waterborne diseases. फुल स्टॉप करके कंटिन्यू करेंगे इसी पॉइंट को, फुल स्टॉप करके कंटिन्यू करेंगे इसी पॉइंट को. इट इज अ मेजर कॉज ऑफ polluting drinking water. It is the major cause of polluting drinking water. Hence, it is essential that sewage water, hence it is essential that sewage water is properly collected, treated and released. हेडिंग डालेंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इसमें लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. Sewage is treated in sewage treatment plant to make it less polluting, अब लिखिए, it includes two stages. First is primary treatment or physical treatment. इसमें लिखिए, it involves physical removal of particles. It involves physical removal of particles from the sewage through filtration and sedimentation. इसमें लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट इसी के अंदर लिखना है आपको. एक और पॉइंट लिखना है प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर. लिखिए सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन. सिक्वेंशियल मतलब कई बार कर दिया जाएगा, ऐसे वायर मेश लगा के. मैं कई बार नहीं बताया, मैंने आपको एक ही बार बता दिया. सिक्वेंशली होगा ये काम. एक बार निकाल दिया, फिर दूसरी बार दूसरी जगह जाल लगा दिया, वहां रुक गया कुछ पार्टिकल, फिर अगली बार जाल लगा दिया, उस पर रुक गया, तो कई जगह पे ये डेब्राई रुक जाएगा. ठीक है, तो लिख दीजिए सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन इज डन to remove floating debris. स्पेलिंग debris की DEBRIS, floating debris. Next point, sedimentation is done to remove grit. Grit मतलब ये ब्रैकेट में लिख देंगे soil particle and stone pebbles. स्टोन पेबल्स उसे कहते हैं ग्रिट. ग्रिट मतलब होता है गाद. तो नीचे जो जितने भी सॉलिड सेटल हुए उन्हें क्या कहा था? प्राइमरी स्लज. तो यही पॉइंट लिखिए, ऑल सॉलिड्स दैट सेटल फॉर्म आर प्राइमरी स्लज एंड द सुपरनेटेंट. सुपरनेटेंट क्या होता है? किसी भी सॉल्यूशन में जो नीचे बैठ जाता है वो तो अलग पार्टिकल है जो सेडिमेंट हो गया, लेकिन जो ऊपर बचता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? सुपरनेटेंट कहते हैं. तो ये जो बचा हुआ है ऊपर उसे क्या कह रहे हैं हम लोग? सुपरनेटेंट कह रहे हैं. तो लिखिए द सुपरनेटेंट
फॉर्म्स द प्राइमरी इफ्लुएंट। जो ऊपर पानी बच गया वो क्या बन गया, प्राइमरी इफ्लुएंट। आपको लैंग्वेजेस की थोड़ा ध्यान रखना है, आंसर में टर्मिनोलॉजीज को ज्यादा यूज करना है, ठीक है। एंड द सुपरनेटेंट फॉर्म्स द प्राइमरी इफ्लुएंट। अब लिखेंगे लास्ट पॉइंट, द इफ्लुएंट फ्रॉम प्राइमरी सेटलिंग टैंक, द इफ्लुएंट फ्रॉम प्राइमरी सेटलिंग टैंक। प्राइमरी सेटलिंग टैंक इसे कह रहे हैं, ये सेडिमेंटेशन टैंक को, सेडिमेंटेशन को ही प्राइमरी सेटलिंग टैंक कह रहे हैं। इज टेकन फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब देखिए, अब आ जाएगा यहां से वाला हिस्सा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट वाला। यहां तक का मामला खत्म कर दिया हमने, अब यहां से चालू होगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। हेडिंग डालिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, यहां की इसे हेडिंग डालिए अब जल्दी। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, द प्राइमरी इफ्लुएंट, the primary effluent is passed into large aeration tank, and constantly agitated भाई ये जो पॉइंट है एजिटेटेड का मतलब क्या है वो और समझ लो आप, मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए वो बनाया नहीं था। एजिटेटेड क्या होता है कि ये ना इस तरीके से, ये एक एरिएटर होता है, रोटर समझ लो, इसमें ब्लेड लगे होते हैं, ये घूमता रहता है ऐसे, धीरे 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 ऐसे घूमता रहेगा। इसे एजिटेटर या एरिएटर सब कहते हैं। क्यों होता है ये एरिएटर? ये क्या करता है, जो ऑक्सीजन है, क्योंकि ये देखो बैक्टीरिया क्या है, एरोबिक है, एरोबिक बैक्टीरिया है ना, तो इन एरोबिक बैक्टीरिया को किसकी जरूरत होगी, ऑक्सीजन की जरूरत होगी। तो ऑक्सीजन की चारों तरफ जो है ना बिल्कुल इक्वल अमाउंट में हर जगह वो मिक्स हो, वाटर जो पानी है वो हर कोने में वो मिक्स हो, तो ये एरिएटर या एजिटेटर उसको यही काम करेगा, ऑक्सीजन को मिक्स करवाएगा हर सरफेस में, हर ग्रेडियंट में वो ऑक्सीजन होनी चाहिए, ताकि ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है डिफ्यूजली पूरी जगह जो है ग्रो कर पाए और वहां पे अपना काम कर पाए डाइजेशन का, तभी तो फ्लॉक्स बनाएंगे वो। आगे बात समझ में? तो मैं पॉइंट को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, द प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास्ड इनटू लार्ज एरिएशन टैंक, ये लिखा है लार्ज एरिएशन, ये एरिएशन टैंक, एंड कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड मतलब उसको घुमाते रहेंगे, टू अलाउ विगरस ग्रोथ, टू अलाउ, स्पेलिंग देख लीजिए विगरस की, विगरस ग्रोथ, VIGROUS, विगरस, ठीक है, विगरस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स, इनटू फ्लॉक्स, तो देखिए फ्लॉक्स बन जाएंगे, ठीक है भाई। अब लिखिए फ्लॉक्स के बारे में लिख लीजिए, लिखिए फ्लॉक्स आर masses of bacteria, flocks are masses of bacteria associated with fungal filament, to form mesh like structure, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द माइक्रोब्स कंज्यूम मेजर पार्ट ऑफ organic matter, the microbes consume
द मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन इफ्लुएंट। तो इन्होंने क्या किया भाई, फ्लॉक्स ने मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर लेंगे, जिससे क्या होगी, अभी बीओडी कम हो जाएगी। तो लिखिए मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द इफ्लुएंट and significantly reduces the BOD, biological oxygen demand। ठीक है, अब लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। अब जैसे बीओडी खत्म हो जाएगी तो हम आगे नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, लिखिए once the BOD of sewage water is reduced, once the BOD of sewage water is reduced, the effluent is passed into settling tank, where bacterial flocks are allowed to sediment। ये देखिए, ये फ्लॉक्स को क्या किया हमने यहाँ पे, अलाउ किया कि ये सेडिमेंट डाउन हो जाए। ठीक है जी। अब नेक्स्ट, तो जो नीचे सेडिमेंट होगा इन्हें क्या कह दिया, एक्टिवेटेड स्लज कह दिया। तो अब इसके बारे में लिखिए, सेडिमेंट, दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज, ये भी लिख दीजिए, दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हमने क्या किया, इस एक्टिवेटेड स्लज का थोड़ा सा पार्ट निकाला एज अ इनोकुलम और इसको वापस किसके अंदर डाल दिया, एरिएशन टैंक के अंदर। तो मैं यही पॉइंट बोलने वाला हूं, लिखिए अ स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज, a small part of activated sludge is pumped back into aeration tank to serve as inoculum, और ये देखिए इनोकुलम भर दिया, और जो बचा हुआ स्लज, ये जो एक्टिवेटेड स्लज है, इसे हम क्या करेंगे, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेजाएंगे। ये रहा एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, इसके अंदर भेज देंगे और जो बचा हुआ पानी है इसको क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे। तो यही अब मैं लिखवाने वाला हूं, जल्दी से लिख लीजिए। लिखिए द रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ स्लज, remaining major part of sludge is pumped into large tank called anaerobic sludge digester, here some anaerobic bacteria digest the bacteria and fungi, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा फ्लॉक्स के अंदर बैक्टीरिया और फंजाई थी ना, उन दोनों को डाइजेस्ट कर लेगा ये फंजाई, by producing gases like methane, hydrogen sulfide and carbon dioxide. These gases form biogas. और जो पानी बचा है सेकेंडरी फ्लुएंट, उसे क्या करेंगे, वाटर बॉडीज में रिलीज करेंगे। तो उसे भी लिख लीजिए, लिखिए द इफ्लुएंट फ्रॉम सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट
is released into natural water bodies like river and stream. वाटर बॉडीज लाइक रिवर एंड स्ट्रीम। तो हमने जो इफ्लुएंट बचा उसको क्या किया, सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट के बाद हमने उसको रिलीज कर दिया वाटर बॉडीज में, जैसे रिवर और लेक के अंदर। और ये जो पॉइंट था यमुना और गंगा एक्शन प्लान वाला भी पॉइंट लास्ट में लिख लीजिए, सबसे लास्ट वाला लिखिए। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट has initiated Ganga Action Plan, and Yamuna Action Plan to save rivers from water pollution। तो हम लोग अपनी रिवर्स को वाटर पॉल्यूशन से बचाना चाहते हैं, इसलिए हमने ये 2 एक्ट निकाले हैं, यमुना एक्शन प्लान और गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान। ठीक है भाई, तो ये आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इजी था, कहीं से कोई समस्या नहीं थी आपको। अब मैं बात करूंगा माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मैं यूज करके बायोगैस का प्रोडक्शन कैसे कर सकता हूं। बायोगैस मतलब ये तो एक बायोगैस हमने इफ्लुएंट से यहाँ पे एक्टिवेटेड स्लज से बनाई है, एक को कहते हैं गोबर गैस। मतलब सुना होगा गोबर गैस के बारे में, आजकल वो टीवी वाले वो दिखाते हैं, जो सरकार जो है इन सारी चीजों को किसानों को जागरूक करने के लिए लाती रहती है। ठीक है, जो कृषि वाले जो चैनल होते हैं उन सब चीजों में दिखाते हैं इन सब चीजों को। वहां पे क्या बताया जाता है कि आप लोग ने पहले भी पढ़ा होगा इसके बारे में बेसिकली। तो ये जो इनिशिएटिव है बायोगैस को बनाने का, ये हमारी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, IARI दिल्ली में है। इस IARI और एक खादी एंड विलेज कमीशन इंडस्ट्रीज, सॉरी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है, KVIC कहते हैं उसे। तो IARI और KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, इनके अंतर्गत उन्होंने इस प्रोग्राम को जो है ना इनिशिएट किया था, ताकि हमारे जो फार्मर्स हैं जो एक्सक्रीटा, जो डंग है, उसको यूज करके बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसे सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे यूज कर सकते हैं। जो कूला वो आपने देखा होगा, जो जनरली गांव में क्या होता है कि अब तो सबके पास गैसेस आ चुकी हैं, लेकिन जनरली पहले हम क्या करते थे कि जो काउ डंग केक होते हैं, मतलब जो उपले होते हैं, बेसिकली कंडे कहते हैं, हर जगह भाषा उसकी अलग अलग है, उनको जला के और लकड़ियों को जला के रोटियां पकाना, खाना पकाना, ये काम हुआ करता था। तो सरकार भी चाहती थी कि भाई नहीं, उससे पॉल्यूशन होता है, हर घर में जल रहा है, और जो उसके चूल्हे के ऊपर काम करता है उसकी आंखें भी खराब हो जाती हैं, धुआं लगता है, उसमें से गैसेस निकलती हैं। तो सरकार चाहती थी कि भाई सबके पास कुछ ना कुछ ऐसे अल्टरनेटिव सोर्सेज हों, कि सबके पास CNG LPG इस टाइप की चीजें हैं। ठीक है, CNG तो पॉल्यूशन, ये एयर पॉल्यूशन कम करने के लिए आया, तो जो LPG गैस है ये भी हमारी जो है इसके अंतर्गत लगाई गई थी। तो इन सब के लिए नॉर्म्स निकाले जाते हैं। चैप्टर नंबर 16 में पढ़ाना था मुझे ये सब, हालांकि अब वो चैप्टर हट चुका है तो मुझे नहीं पढ़ाना वो पार्ट अब, लेकिन फिर भी आपको जब सिलेबस खत्म हो जाएगा मैं उन चैप्टर्स को नीट के लिए पढ़ा दूंगा, ताकि आपके अगर नीट में पूछा जाए तो आप वहां पे उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। अब समझिएगा मेरी बात को, बायोगैस बनेगी कैसे। देखिए होगा क्या कि हमारे जो हम जैसे ह्यूमंस हैं, हम लोग ज्यादा सेलुलोजिक फूड नहीं खाते। क्या हम लोग को कहीं चरते हुए देखा है, या फिर हम लोग कोई घास फूस खाते लगातार खाते रहते हैं? हम लोग क्या सेलुलोज नहीं खाते, ज्यादा सेलुलोजिक फूड नहीं खाते। जितने भी र्यूमिनेंट्स हैं, र्यूमिनेंट मतलब जैसे कैटल्स, काउ, बफेलो, गोट्स, ये सारे के सारे र्यूमिनेंट्स होते हैं। इनके स्टमक में एक पार्ट होता है जिसे र्यूमन कहा जाता है, और र्यूमन के अंदर क्या होता है, कुछ हमारे सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे पास नहीं है, वो कैटल्स के पास हैं, और उन बैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं मेथानोबैक्टीरियम। अब ये जो मेथानोबैक्टीरियम है ये क्या करेंगे वो भी समझ लीजिए।
वो हेल्प करते हैं केटल्स की उनके सेलुलोज को ब्रेक डाउन करने में, मतलब उसके डाइजेशन करने में। इसलिए वो लोग सेलुलोज को ज्यादा रिच फूड खा के भी पचा सकते हैं, हम लोग नहीं पचा सकते, बिकॉज हमारे पास मिथानोबैक्टीरियम नहीं है। तो वो मिथानोबैक्टीरियम करते क्या है, सेलुलोज क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आपने चैप्टर नंबर 9 क्लास 11th बायोमोलिक्यूल्स अच्छे से पढ़ा हो तो वहां पे जब बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा गया था तो कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट था, तो उसमें पहले तो होमोपॉलीसेकेराइड हेटेरोपॉलीसेकेराइड पढ़ा गया होगा, फिर उसके बाद में आपको पढ़ाया गया होगा स्ट्रक्चरल एंड स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। तो स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड के तौर पे हमारा ये एक तो काइटिन होता है जो हेटेरोपॉलीसेकेराइड का टाइप है, जो एनिमल्स की जो एक्सोस्केलेटन बनाता है, जैसे हमारे ऑर्थ्रोपोड्स, कॉकरोच वॉकरोच का जो एक्सोस्केलेटन है वो काइटिन का बना हुआ है, वो भी एक स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है। सिमिलरली प्लांट्स के अंदर स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड के तौर पे सेलुलोज होता है, तो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को हम लोग इजीली डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर उसका कॉम्प्लेक्स होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एरोबिक, ये जो हमारे एरोबिक कह रहा हूँ, ये जो मिथानोबैक्टीरियम्स हैं या इन्हें मिथानोजेंस भी कहा जा सकता है, दीज आर नोन एज मिथानोबैक्टीरियम और मिथानोजेंस। इन मिथानोजेंस की मदद लेते हैं ये लोग और सेलुलोज को डाइजेस्ट कर देते हैं, और साथ साथ में बायोगैस जैसे मीथेन, ये मीथेन जो गैस है ये इन्फ्लेमेबल है, और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो गैस का प्रोडक्शन करते हैं और उनको हम लोग यूज कर सकते हैं एज एनर्जी सोर्स के तौर पे। ये बायोगैस का मतलब मेन मुद्दा है। तो अब करा क्या जाएगा, अब जैसे सपोज करो भाई इनके स्टमक के अंदर इनके ह्यूमन के अंदर वो प्रेजेंट है, तो जब ये अपना एक्सक्रीटा करेंगे तो बैक्टीरिया उनके एक्सक्रीटा में भी तो मौजूद होंगे, मतलब जब इनके डाइजेशन को स्टमक में कर रहे हैं तो जब वो एक्सक्रीटा करेंगे एनिमल्स, वो उनके एक्सक्रीटा या डंग में भी तो मौजूद है। अब उनके जब डंग के अंदर वो मौजूद है तो हम उसके डंग को क्यों नहीं यूज कर सकते, वहां पे कौन सा कंप्लीट डाइजेशन हो गया सेलुलोज का, वहां पे भी पार्शियल डाइजेशन, थोड़ा बहुत तो सेलुलोज उसके अंदर रह गया होगा ना। तो हम क्या करते हैं, उसके गोबर को कलेक्ट करते हैं, मतलब डंग इज कॉल्ड गोबर ना, तो गोबर को हम लोग कलेक्ट करते हैं, एक कंक्रीट का टैंक बना लिया, उसका कंक्रीट का टैंक की लेंथ 10 से 15 फीट गहरा हो सकता है, और उसके ऊपर एक फ्लोटिंग कवर डाल दिया, मतलब गैस बनी तो फ्लोटिंग कवर ऊपर, गैस नहीं है तो फ्लोटिंग कवर नीचे। एक तरफ उसकी एंट्री डाल दी किसकी, आपकी जो वाटर और डंग है उसको मिक्स करके उसको यहाँ पे टैंक में भेज दिया, इसके अंदर डाइजेशन हुआ, गैस प्रोड्यूस हुई तो वो ऊपर की तरफ फ्लोट कर गया। अभी बताता हूँ, बना के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, ये सब थ्योरी पार्ट थी, अब समझिए। अब मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूँ माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन की। देखिए, नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन। तो मैंने क्या बताया कि हमारे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्या, मिथेनोबैक्टीरियम, और इनको कंबाइंडली हम लोग मिथेनोजेंस भी कह देते हैं। ये जो मिथेनोजेंस है ये क्या करते हैं, जो सेलुलोजिक फूड है या सेलुलोज रिच फूड है, उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है, और साथ साथ में ये मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस को भी प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है।
इसीलिए वो डाइजेस्ट कर पाते हैं। और ये होते कहाँ पे हैं, बेसिकली प्रेजेंट कहाँ होंगे ये मिथानोबैक्टीरियम? इन रूमेन ऑफ कैटल, इन रूमेन ऑफ कैटल। ठीक है बेटा, रूमेन एक पार्ट होता है के स्टमक का, ठीक है। ये पार्ट समझना हो तो इसको मैंने एक मेरी वीडियो पढ़ी होगी, वो अनलिस्टेड पढ़ी है, उसमें मैंने ना स्टमक रूमिनेंट्स के स्टमक का टाइप बताया है। तो उसके स्टमक के अंदर बहुत सारे पार्ट हैं, एबोमेसम, रूमेन, ठीक है, और भी बहुत सारे पार्ट है, मेरे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, तो वहाँ पे आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा ये पार्ट। तो ये जो रूमेन ऑफ कैटल के अंदर ये मौजूद है, और यहाँ पे क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इन डाइजेस्टिंग सेल्यूलोज। और साथ में ये मिथानोबैक्टीरियम ऑल्सो प्रेजेंट इन कैटल डंग, कैटल डंग, कैटल डंग भी कह सकते हो, एक्सक्रीटा भी कह सकते हो, गोबर भी कह सकते हो, हर जगह मौजूद है भाई ये, है ना। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं मेथानोबैक्टीरियम्स को यूज करेंगे बायोगैस बनाने के लिए, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस कैटल डंग को या एक्सक्रीटा को या गोबर को कलेक्ट करना है, और कलेक्ट करके एक छोटा सा सेटअप तैयार करना है, जो मैं आपके सामने सेटअप तैयार करके दिखा रहा हूं। और वो करके आपको जो है लिसन, एक काम करिए, ये पार्ट अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि 4 मिनट रह गए हैं, ठीक है। ये 4 मिनट रह गए क्योंकि ना मैं इसको फिर ढंग से एक्सप्लेन करवाऊंगा, जल्दीबाजी में लग लपट के मैं मजा आएगा नहीं। तो इस पार्ट को, जो बायोगैस प्लांट बनाने के पार्ट को, मैं अगली क्लास में बता दूंगा कि किस तरीके से कंक्रीट टैंक बनाते हैं। एक बेसिक सा आइडिया दे दे रहा हूँ अभी, चलो जब तक क्लास ना खत्म हो। यहाँ पे हम लोग एक ऐसे कंक्रीट टैंक बनाएंगे, इसकी जो कंक्रीट टैंक की जो डेप्थ होगी वो 10 से 15 फीट की होगी, ठीक है जी। उसके अलावा इसके ऊपर ऐसे ना, ये कंक्रीट टैंक बना दिया हमने, इसके ऊपर एक फ्लोटिंग कवर डाल देंगे ऐसे, ये फ्लोटिंग कवर है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और जो है पिट बनाएंगे, उससे इसको पाइप से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, वाटर के साथ हम लोग जो डंग है उसे डाल देंगे। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि डंग यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट के तौर पे बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस होती हैं, आपने देखा होगा। अरे पेडी स्ट्रॉ, जैसे पूले कहते हैं हम लोग हिंदी में, देसी भाषा में हमारे गाँव में, जो जो जब गेहूं कटते हैं या फिर हमारे ये तुम्हारे ये राइस को हार्वेस्ट किया जाता है, तो राइस के ऊपर वाले पार्ट को हटा के पूले बना दिए जाते हैं उसके, तो उसे पैडी स्ट्रॉ कहते हैं। और जो आपके वीट का स्ट्रॉ होता है उसका हस्क बना देते हैं, मतलब भुस बना देते हैं, वो भुस हमारे एनिमल्स को खाने का काम आ जाता है। और बहुत सारे अदर तरीके के एग्रीकल्चर वेस्ट निकलते हैं, उन सबको क्या कर दिया जाता है, आग लगा दी जाती है। तो हम उन्हें वेस्ट को आग न लगा के हम लोग उसको जो है ना, ये कंपोस्टिंग कर सकते हैं उसको, ठीक है। कंपोस्टिंग एक दूसरी चीज है, खैर, ठीक है। यहाँ पे हम बायोगैस प्रोडक्शन के लिए उसको यूज कर सकते हैं, कंपोस्टिंग कभी और बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये डंग यहाँ पे आ गया, इसके अंदर ऑलरेडी मिथानोबैक्टीरियम मौजूद है, मिथानोबैक्टीरियम मौजूद है। ये क्या करेंगे, CO2 को और क्या नाम है, मीथेन, दैट इज CH4 प्रोड्यूस करेंगे। और यहां से मैं आउटलेट दे रहा हूं, जिसकी गैस की आउटलेट है, ये आउटलेट है, ठीक है। अब ये जब मिथानोबैक्टीरियम इसको कंप्लीटली डाइजेस्ट कर लेंगे, तो बचे हुए को हम क्या करेंगे, बचे हुए को हम कहेंगे क्या, स्लरी। बचे हुए निकाल लेंगे, हम क्या कहेंगे उसे, उसे कहेंगे स्लरी, स्लरी। इस स्लरी को हम लोग फर्टिलाइजर के तौर पे यूज कर सकते हैं। बेसिकली गोबर का किया क्या जाता है हमारे गांव में, क्या किया जाता है, मैं अपने गांव की जानता हूँ, तुम्हारे गांव में पता नहीं क्या होता हो, ठीक है। हमारे यहाँ गोबर को एक जगह ना रखते रहते हैं, डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, डालते रहते हैं। जब उसका बहुत बड़ा ढेर बन जाता है, फिर उसको एक दिन ट्रैक्टर ट्रॉली ला के उस सारे को उसमें भरा, और भर के उसे खेत में डाल देते हैं। तो वहाँ पे वो मैन्योर का काम करता है, मतलब सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको बढ़ाता है।
तो ये भी फर्टाइल होता है, मैन्योर का ही काम करेगा, वहां पे सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करेगा, आपकी पैदावार अच्छी होगी, ठीक है, यील्ड अच्छी होगी। तो ये फर्टिलाइजर के तौर पे या मैन्योर के तौर पे वहां पे काम कर सकता है। तो फिर आप क्यों यूरिया और पोटाश के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हो? अननेसेसरी में जाके आप यूरिया खरीद के ला रहे हो, नहीं दुनिया डाल ली मैं भी डालूंगा, ऐसा थोड़ी है। अरे आपको अपनी सॉइल का पता होना चाहिए कि आपके अंदर कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट लैक कर रहा है, जो लैक कर रहा है आप वो डालो ना। अब हमारे किसान क्या होते हैं, वो साइंटिफिक खेती करते नहीं, वो क्या करते हैं, अरे वो लेके आया हिर्स में, मैं भी 2 कट्टे यूरिया के लाया, मैंने भी फैला दिए। ठीक है, ऐसे नहीं होती है खेती। खेती साइंटिफिक वे में करनी चाहिए, और करोगे तो ज्यादा पैसा भी बचाओगे और पैदावार भी अच्छा करोगे। नहीं तो टॉक्सिसिटी हो जाती है, अगर किसी न्यूट्रिएंट को ज्यादा डालते हैं तो पैदावार ऑलरेडी कम हो जाएगी और सॉइल की फर्टिलिटी खत्म होगी, वो अलग है। तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, बायोगैस जो इसमें से बनी उसको खाना वाना बनाने के यूज में ला सकते हैं। तो ये सब होता है बायोगैस प्लांट के अंदर। गॉट इट? बाकी जो पार्ट लिखाने वाला है अगली क्लास में मैं लिखा दूंगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।